हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जैसे कि बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में भी माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है। अब ये नोट्स जो हैं मैंने नर्सिंग के बच्चों को लेकर मोस्टली बनाए हैं, तो इन नोट्स को भी बच्चे ध्यान से पढ़ें क्योंकि उनका बेस नहीं होता है इस सब्जेक्ट को लेके। तो मैं उन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें और इसे ध्यान से भी पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के स्टार्टअप की। तो इस केस में सबसे पहले आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपकी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें आप क्या करते हो, माइन्यूट से माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी में मोस्टली आपके जो मेन जो आते हैं वो आते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोलॉजी, पैरासाइट्स। इसके अलावा आपकी स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन भी है, आपकी इम्यूनोलॉजी भी है और आपके क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी भी है। बट दैट आर सम इजी टर्म्स में बच्चे ज़्यादातर जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपके साथ जो है पैरासिटोलॉजी जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। पैरासिटोलॉजी का फर्स्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसमें जो है आपका फर्स्टली आपकी पैरासिटोलॉजी है क्या। मेडिकल पैरासिटोलॉजी जो है, जो स्टडी है आपकी पैरासाइट्स की, उसको हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है और सारे जो है वो मैंने अच्छे से नोट्स इसके तैयार कर रखे हैं। सेकंड है आपका पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है, सबसे पहले आपको पैरासिटोलॉजी पढ़ने से पहले, उनके इन्फेक्शंस पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका ये ऑर्गेनिजम्स हैं क्या, ये पैरासाइट हैं क्या। ये पैरासाइट आपके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद के सर्वाइवल के लिए जो है वो आपके लिविंग होस्ट में जो है वो जाते रहते हैं। जैसे कि आपका ह्यूमन बीइंग हो गया, आपके डॉग्स हो गए या फिर कोई भी जो भी आपका होस्ट है उसमें वो एंटर करते हैं, वहाँ से वो अपना बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन उस होस्ट को क्या कर दे रहे हैं, डिजीज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके अब होस्ट की बात आती है। तो होस्ट जो है वो 3 तरीके के होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट एंड रिजर्वायर होस्ट, ठीक है। रिजर्वायर होस्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर ही वो बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो डिवाइड कर रहा है और उसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ही वो क्या बोलते हैं, उसे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटिव का मतलब है डिफाइंड, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उस पैरासाइट की वो उसी ही ह्यूमन बीइंग के अंदर होगी, ठीक है। और एडल्ट स्टेज भी उसी ह्यूमन बीइंग के अंदर बनेगी। मान लो कोई पैरासाइट जब ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करता है तो एक वो सबसे पहले एग्स बनाएगा और दूसरा उसके बाद से वो क्या करेगा, उसके एग्स बनाएगा। एग्स बनने से पहले उनकी रिप्रोडक्शन होगी। अब वो रिप्रोडक्शन जो है वो उसी एक सेक्सुअली मीन से होनी चाहिए और सेकेंडली जो एग्स की फॉर्मेशन हुई है वो एडल्ट भी किस में बनने चाहिए, आपके उसी ह्यूमन बीइंग के अंदर या उसी जो भी आपका होस्ट है उसी के अंदर, ठीक है। दैट वी कॉल द डेफिनेटिव। डिफाइंड कर दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहीं पे होगी और आपके जो एडल्ट स्टेज है पैरासाइट की वो भी उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगी। जबकि इंटरमीडिएट होस्ट क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट यानी कि उसके अंदर ना ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाली है और ना ही उसके अंदर एडल्ट फॉर्म बनने वाली है। वो बाय एक्सीडेंटली वो ऑर्गेनिज्म जो है या वो आपका होस्ट जो है वो दूसरे होस्ट के कांटेक्ट में आ जाता है। तो जैसे कि मान लो पेट्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, अब मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो या कोई ऐसा पैरासाइट है जो डॉग्स के अंदर ही डिवेल्प हो सकता है, डॉग्स के अंदर ही क्या कर सकता है, अपने एग्स ले डाउन कर सकता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकता है, एडल्ट फॉर्म कॉज कर सकता है, तो वो उसी के अंदर रहेगा। लेकिन एक्सीडेंटली से क्या बड़े ज़्यादा पेट लवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेम डिशेस में ही खाना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि वो जो पैरासाइट्स जो हैं वो उस डॉग से कहाँ चले जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन वो पैरासाइट ह्यूमन बीइंग का नहीं है तो उसकी रिप्रोडक्शन उसके अंदर नहीं हो सकती, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पैरासाइट्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट में सबसे पहले आपके देखो 2 आते हैं, एक प्रोटोजोआ और एक आते हैं हेलमिन्थ्स। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल ही सेल के बने होते हैं, जबकि हेलमिन्थ्स जो हैं आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि वर्म्स हो गए,
जैसे आपके थ्रेड वर्म हो गए, टेप वर्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटोजोआ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे भी अपने फर्दर लेक्चर्स में, दैट इज अमीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड है फ्लैजिलेट्स, जियार्डिया, लैम्बलिया, लेशमैनिया स्पीशीज, और थर्ड है आपका स्पोरोजोआ जिसमें आते हैं आपके प्लाज्मोडियम जो कि आपका एक मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। सेकंड आपके हेलमेंथ्स में जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हम ट्रिमेटोड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैस्टोड मेनली हम इसके फोकस करेंगे कैस्टोड्स के बारे में और नीमेटोड्स के बारे में, क्योंकि यही मोस्टली पेपर में भी पूछे जाते हैं और इन्हीं की ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। जो कि कैस्टोड आपके टेप वर्म है और नीमेटोड्स में आप पढ़ोगे अबाउट द राउंड वर्म, हुक वर्म एंड थ्रेड वर्म के बारे में। अब ये जितने भी आपके प्रोटोजोआ और हेलमेंथ्स जो हैं, अब हर एक जो पैरासाइट है उसमें आपको क्या चीज़ लिखनी है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट। कभी भी आप आंसर लिखो, क्योंकि बेटा सबसे ज़्यादा आपका आंसर जो है वही रिफ्लेक्ट करता है कि आपको कितना नॉलेज है और आप कितने अच्छे से अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कई बच्चों को नॉलेज होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे जो है वो लिखने में मोस्टली बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मात खा जाते हैं और वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या फिर पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो कभी भी जब भी कोई भी आप खुद को लेके देखो कि जब आप कोई पैराग्राफ में चीज़ लिखते हो तो हर कोई उसको पढ़ना नहीं पसंद करता है, क्योंकि टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक लाइन को रीड करे। तो अपने आंसर को रिफ्लेक्ट करने के लिए, गुड क्वालिटी का बनाने के लिए आपको इस तरीके से आपको पैरासाइट्स के बारे में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट, कि वो पैरासाइट जो है कहाँ पाया जाता है, हमारी कौन सी ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है या कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपके आते हैं होस्ट को, पॉइंट्स लिखो उसके बाद से एक्सप्लेन करो, पॉइंट्स लिखो उसके बाद से एक्सप्लेन करो। होस्ट अगर किसी में डेफिनेटिव होस्ट होगा, किसी में इंटरमीडिएट डेफिनेटिव होगा, किसी में इंटरमीडिएट होगा, कईयों में दोनों होंगे, कईयों में सिर्फ आपका रिजर्वायर होस्ट ही होगा, तो वो आपने बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है और इन्हीं को ही आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद से जब आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया तब हम बात करेंगे अबाउट द मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसके हम साइज एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, ठीक है। तो हम मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखेंगे। जब मॉर्फोलॉजी के बारे में लिख लिया तो यहाँ पे पैरासाइट में आती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहले आप जो है बताओगे कि अब ये जो पैरासाइट है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कैसे हुआ है, ठीक है। एंटर होने के बाद से कौन सी इन्फेक्टिव फॉर्म थी जो एंटर हुई है ह्यूमन बीइंग के अंदर उस पैरासाइट की, और होस्ट कौन सा है, ह्यूमन बीइंग है, डेफिनेटिव है या इंटरमीडिएट है या रिजर्वायर होस्ट है, ठीक है। जब आपने इस लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद से जब वो ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया तो उसने लाइफ साइकिल अपना कैसे रन किया है उसके बारे में आप बताओगे। देन पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर। अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर का मतलब ये है कि यहाँ तक तो ऑर्गेनिज्म ने अपना काम किया है, अब आगे अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे पता लगाओगे कि उस पर्सन को इसी ऑर्गेनिज्म ने या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने अफेक्ट किया है। तो इस केस में जो है बेटा हम सबसे पहले पैथोजेनेसिस यानी कि उसने क्या डिजीज कॉज की है, एंड क्लिनिकल फीचर यानी अब जो उसने इफेक्ट किया है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो डिजीज या इन्फेक्शन कॉज किया है उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जिससे आप एक तरह से फाइंड आउट करोगे कि हाँ कि सस्पेक्ट हो सकता है कि इसे पर्टिकुलर इस ऑर्गेनिज्म ने अफेक्ट किया है। जब आपको एक बार सस्पेक्ट हो गया तो उसके रिलेटेड आप क्या करोगे, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करोगे। उस पर्सन को बोलोगे कि आप ये डायग्नोस करो, ये वाली चीज़ डायग्नोस करवाओ जाके, अपना यहाँ पे स्पेसिमेन दो उस डिजीज़ से रिलेटेड। जब आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस से जब रिजल्ट आएंगे तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ इसी ही पर्टिकुलर पैरासाइट ने जो है वो उसे अफेक्ट किया है। उसके बाद से आप क्या करोगे, उसकी ट्रीटमेंट दोगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है अगर इनको इजी वे में और बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा जाए। अब सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अबाउट द प्रोटोजोआ, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
फर्दर मैं आपको जब ये ख़त्म होगा या बीच में आपको मैं इसके और भी क्वेश्चंस बताऊँगी कि इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसने यही बोला है कि अब देखो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन से शुरू किया है, इसमें बोलता है ये कि वर्ल्ड वाइड है डिस्ट्रीब्यूशन में और ये आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है और ये ह्यूमन बीइंग की लार्ज इंटेस्टाइन को अफ़ेक्ट करता है, उसके कौन से पार्ट को? म्यूकोज़ा एंड सब म्यूकोज़ा पार्ट को, ठीक है? जब आपने इसे बता दिया देन अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अब आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो 3 फॉर्म्स में जो है वो आपका पाया जाता है, ट्रोपोज़ोएट, प्रीसिस्टिक स्टेज एंड सिस स्टेज। अभी मैं आपको मॉर्फोलॉजी बताने से पहले ये चीज़ बता दूं कि ये सिंपल करने के लिए कि आपको थोड़ा आप स्टार्टिंग से ही इसे अच्छे से पढ़ो कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अमोबिक डाइसेंट्री कॉज करता है, यानी कि इस केस में जो स्टूल में जो है वो स्टूल में क्या आता है? ब्लड आता है, यानी हम उसे कहेंगे ब्लडी डायरिया, तो उसे हम अमोबियोसिस भी कहते हैं, ठीक है? तो इस केस में जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो 3 तरीके की है। सबसे पहले जो इसकी सबसे पहली जो फॉर्म रहती है दैट इज़ द ट्रोपोज़ोइट। सबसे पहले ये ट्रोपोज़ोइट बनेगा, फिर उसके बाद से प्रीसिस्ट बनेगा, तब जाके फिर सिस्ट की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोज़ोइट की मॉर्फोलॉजी में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रोपोज़ोइट में एक सीडोपोडिया बनाया गया है, ठीक है? अब ये सीडोपोडिया जो है आपका, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? आपके ट्रोपोज़ोइट में, और ये सिर्फ ट्रोपोज़ोइट में ही पाया जाता है। इसके अंदर वाला जो है ये है आपका एक्टोप्लाज्म और इसके अंदर का फ्लूइड जो है इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है? यहाँ पे ये जो मैंने डॉट डॉट से आपको डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है। ये है क्या है? एक सिंगल न्यूक्लियस जिसमें इसका जो है कैरियोसोम यानी क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल। अब मोस्टली जो है इसका मेजरमेंट जो है